नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ता पर काबिज भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल अलग रणनीति बनाने में लगी हुई है। छोटे छोटे दल भी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी भी साफ कर चुकी है कि वो छोटे दलों को साथ लेकर चलेगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी दल के साथ गठबंधन से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि वो 2022 में अकेले चुनाव ही लड़ेगी। यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। हालांकि अभी चुनाव को लेकर अभी 6 महीने बाकी है, लेकिन 6 महीने पहले से ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ता पर काबिज यानी कि भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार बनाने को लेकर भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार से भी ज्यादा हम सीटें लेकर आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, सरकार पर बने रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से ही कह चुकी है कि अगर बीजेपी को हराने के लिए उन्हें गठबंधन करना पड़े, किसी भी पार्टी के साथ अगर उन्हें गठबंधन करना पड़ता है तो वो करेंगे, लेकिन बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे, बीजेपी को हरा कर ही रहेंगे। छोटे छोटे दल भी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो छोटे दलों को साथ लेकर चलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी दल के साथ गठबंधन से अब साफ तौर पर इनकार कर दिया और उनका कहना है कि वो 2022 में अकेले चुनाव ही लड़ेंगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राकेश चौधरी, महानगर अध्यक्ष बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा से। राजू चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और तीसरे हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, ईरम नेता आम आदमी पार्टी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और राकेश जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। जो विपक्षी दल है वो गठबंधन को लेकर तैयार है, क्या लगता है सत्ता पर बनी रहेगी बीजेपी या फिर कोई दूसरी पार्टी इस बार बाजी मारने वाली है? इस बार भी मैडम पार्टी सरकार कोई जातिवादी सरकार नहीं है, ये कोई परिवारवादी सरकार नहीं है, ये जनजन की सरकार है। और योगी आदित्यनाथ ने इतना विकास काम कराया उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुजन समाज को यहाँ पर स्थापना की है। और जितने भी अपराध तत्व थे वो सारे इस प्रदेश से उन्होंने उनको पहुंचा दिया गया है। और यहाँ जनता में एक विशेष उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ये देखने को मिला है कि हमारी जो बहन बेटियां सुरक्षित रहती है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है इस सरकार में। तो पुनः भाजपा स्थापना की हमने सत्ता दिखा था और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सरकार में दिखाया है। लोग वो अब हुआ है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने देश से जुड़े जनता को समर्पित किए हैं। तो फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनने जाएगी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर। हाँ मैडम बताएं, लेकिन मैं आपकी आवाज को बिल्कुल साफ सुन पा रहा हूँ। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सर, इस बार कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे और वोट को लेकर कहेंगे? क्योंकि कोरोना काल में जो तबाही हुई और विपक्षी दल अब एकजुट हैं, कैसे बचेंगे? क्योंकि चुनाव भी जीतना है, विपक्षी दलों को जवाब भी देना है, जनता को भी जवाब देना है। देखिए मैडम, जो पिछले 5 सालों में विकास कार्य है वो पिछले लगभग 25 सालों में है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम इस प्रदेश के सीएम माननीय समाज की यहाँ स्थापना हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने रामदास को सपा देगा था, कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक माहौल दिया है। और जितने भी गुंडे माफिया जो यहाँ पर आतंकी तरह का कार्य कर रहे थे उन सबको यहाँ पर उत्तर भेजा या वो प्रदेश छोड़कर जा रहा। आज हम प्रदेश में
हमारी बहन बेटी सुरक्षित उनसे निकल नहीं सकती थी। सपा सरकार में, बसपा सरकार में भारतीय जनता पार्टी का एक धर्म माहौल बना है। और आपने ये देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो आयोजन, जो दंगे वगैरह होते थे, जो तनाव होते थे, वो इस सरकार में एक भी देखने को नहीं मिला है। बहुत अच्छी तरीके से कोविड-19 से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, एक नेता ने, एक हमारे एमपी ने, एक एमएलए ने, एक पदाधिकारी ने जीते मेहनत करके जनता को राहत पहुंचाना कार्य किया है। इसलिए हम पुनः ये आपसे कांग्रेस से हमारी सरकार आएगी ऐसा हमें बिल्कुल लग रहा है और 100% ऐसा बिल्कुल होगा। लेकिन सर, बढ़ती महंगाई को लेकर जनता में काफी आक्रोश है और समाजवादी पार्टी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर यूपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन भी कर रही है। तो जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो इस वक्त मुद्दे काफी हावी हो गए हैं, उन मुद्दों से कैसे बचेंगे? देखिए, हमने गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना और 2.5 लाख वाले लैब, और वही बात महंगाई की, तो महंगाई ऐसी कोई सरकार नहीं बढ़ती हो और किसी भी सरकार को ये कोई शौक नहीं होता है कि महंगाई वो अपनी तरफ से बढ़ाए। महंगाई तो अभी ऐसी होती है तो भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करने का प्रयास किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और आने वाले दिनों में राजू जी, क्या तैयारी है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, कई सारे मुद्दों पे सरकार को लगातार घेरते आ रहे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव। राजी करेंगे, राजी नाम ले लेंगे, नाम गलत हो गया, बोलना पड़ेगा, नाम गलत हो गया। हेलो जी, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है मैडम। आप राजू नाम ले रही हैं? हाँ, राकेश चौधरी नाम है मेरा। राकेश चौधरी जी, ये लेकिन अगला सवाल जो है वो राजू जी से है। अच्छा अच्छा, ओके ओके जी राजू। राजू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैडम आवाज तो मुझसे आ रही है। राकेश चौधरी बोल रहा हूँ भाजपा से। आवाज मेरे को आ रही है, अब नहीं आ रही। तो यूपी के अंदर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये पूरी चर्चा हम कर रहे हैं। बता दें आपको कि चुनाव से पहले ही सियासी पारा हर दिन के साथ चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ता पर काबिज भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल अलग रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। छोटे छोटे दल भी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उसी को लेकर ये पूरी हम चर्चा कर रहे हैं। इरम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, यूपी के अंदर 2022 में मैम विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले अब जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या फिर छोटे छोटे दल हैं वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में बने रहेंगे और
जितने भी छोटे दल हैं वो एक साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, तो एक अच्छा वो है कि वो आप देखें कि अच्छी बात है कि हम बने रहेंगे, लेकिन आप बने कैसे रहेंगे? जनता को जो चीजें हैं, महिला सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, अच्छा स्कूल दे नहीं पा रहे हैं, अच्छा अस्पताल दे नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद आप दावा करते हैं कि हम सत्ता में बने रहेंगे। अरे क्या यह हिटलर की हिटलरगिरी है कि आप बने रहेंगे? सत्ता ने आपको चुन के भेजा था, आपको सत्ता मिली थी, जनता ने चुन के भेजा था। राकेश जी, महिला सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा बीरम जी ने साफ कर ही दिया, और कोरोना काल में जो तबाही हुई उससे सभी वाकिफ हैं। तो जब आप सारी सुविधा दे ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कैसे दावा कर रहे हैं कि सत्ता में बने रहेंगे? जवाब सर। मैडम, आपने उठाई, आप पूरे विश्व के अंदर कोरोना काल का जो जिस तरीके से हमने काबू किया है उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ ने, प्रदेश के जो मंत्री हैं, प्रदेश के लोग हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। और जी बहुत तारीफ कर रहे होंगे कि कोरोना काल में कुत्ते जो है लाशों को नोच रहे हैं। जी क्या वो बताइए? जी, कोरोना काल में पूरे उत्तर प्रदेश में जनता ने देखा है किस तरह से पराली की तरह लाशें जलाई गई हैं। आप कह रहे हैं कि लोग जो है तारीफ कर रहे हैं, हाँ तारीफ कर रहे होंगे कि शमशान में लकड़ियां कम पड़ी। किस सरकार में? भाजपा सरकार में। किस सरकार में? भाजपा सरकार में लकड़ियां कम पड़ी। लाशें गंगा में बहाई गई, किस सरकार में बहाई गई? ये भाजपा सरकार में बहाई गई। आप उस पे भी कह रहे हैं कि हमने सब लड़के दिया और हम देंगे, यानी हम जनता जो है वो फिर से मरने के लिए तैयार हो जाए। ये छोटा मुद्दा बना लिया कि लाशें, जब वो गंगा किनारे जब लाशें दफनाई जाएंगी जरूरत से ज्यादा, और जब वहाँ पानी बढ़ेगा तो लाशें नहीं रहेंगी। सर, आप एक छोटी सी बात का मुझे जवाब दे दीजिए कि गंगा के किनारे की बात आप कह रहे हैं, मैं लखनऊ की शमशान की बात करती हूँ आपसे। पराली की तरह शमशान में लाशें जलाई गई और हमारे योगी जी ने अपनी नाकामयाबी छिपाने के चक्कर में उसको टीन की दीवारों से ढकने का काम किया, बेड बनाने का काम नहीं किया, अस्पताल बनाने का काम नहीं किया। पराली की तरह जो लाशें जल रही थी उनको टीन की दीवारों से छिपाने का काम किया। पहले की सरकारों ने कितने अस्पताल बना दिए मैडम, बताएं जरा? इसकी पहले की सरकारों ने कितने अस्पताल बना दिए? जिस तरह से योगी ने काबू किया और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सारे समाज को राकेश जी, इससे पहले जो सरकार थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो शायद इसका जवाब वो दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक मिनट सर, इससे पहले जो भी सरकारें थी उसमें इतना ज्यादा आतंक नहीं था, उसमें कोरोना काल नहीं आया था, उसमें लाशें जलाई नहीं गई थी, उसमें लाशें बहाई नहीं गई थी, उसमें शमशान में लकड़ियां कम नहीं पड़ी। राजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं, शायद इसका जवाब वो ज्यादा बेहतर दे पाएंगे क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बोलिए सर। तो मैं कह रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लोग मंच पे अपनी बात रखने की समाजवादी पार्टी की पक्ष की तरफ से। मैं आदरणीय भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितने हॉस्पिटल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाए और मौके पर आज भी वो बिल्डिंगें खड़ी हैं, उसका प्रयोग इन्होंने भावना के चलते हुए नहीं किया। जैसे कि आप लखनऊ में भी आप देख सकती हैं, मलियाबाद देख सकती हैं, तमाम जगह जेटी सेंटर बना, ऐसे तमाम हॉस्पिटल बनाए गए पूरे उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर में हमारे यहाँ भी बने, आप जगदीशपुर में भी हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन इसका इन्होंने कहीं भी भावना के चलते हुए इसका उपयोग नहीं किया, न जनता के हित के लिए इसको खोलने का प्रयास किया। और ये बात करते हैं पिछली सरकारों की, जिस हज हाउस को इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, जिस हज हाउस के नाम से लोगों को गुमराह करने का काम किया, लास्ट मूवमेंट में कोविड हॉस्पिटल को भी बनाया गया उस हज हाउस को। वो हज हाउस अखिलेश जी की सरकार में बना था। आप किस चीज की बात करते हैं? आप बात करते हैं लाशों की कि नदी के किनारे अगर दफन है तो पानी आएगा तो लाशें दिखने लगेंगी। अरे लाशें दिखने लगेंगी तो उनका उचित संस्कार होना चाहिए। हिंदू धर्म की राजनीति करने वाले लोगों, मैं बताना चाहता हूँ, आपने धर्म को मूर्ख बनाने का काम किया। जो लोग
मृत्यु हुई जिन लोगों की, कम से कम मृत्यु अपने हाथ में नहीं थी, लेकिन उनका सम्मान से दाह संस्कार अपने हाथ में था, सरकार को दाह संस्कार करना था। आप उनके ऊपर से रामनवमी दुपट्टा हटाने का काम करते हैं, आप उनके ऊपर से जो लकड़ियां हटाने का काम करते हैं, आप टीम से लगा कर उसको छिपाने का काम करते हैं। आपके द्वारा जो कृत कार्य किया गया है, इसकी सजा ऊपर वाला भी और देश की जनता, प्रदेश की जनता आपको 2022 में देने जा रही है। तैयार रहिएगा इस जनादेश को खेलने के लिए। आपके राज्य में हमारे यहाँ कृत शरीर को कुत्ते नोच रहे हैं, ये आपकी व्यवस्था है। आपके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं, और आपके मंत्री कहते हैं ऑक्सीजन की मृत्यु नहीं हुई। किस बात की बात करते हैं आप लोग? किस व्यवस्था की बात करते हैं आप लोग? आप धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। अरे धर्म का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन करेगा, वो अपने धर्म के हिसाब से जिएगा और अपने धर्म के हिसाब से सारी चीजें करेगा। जितना सांप्रदायिक उन्माद आप फैलाते हैं अपनी सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी में, आप इतिहास बाकी देख लीजिए, इसमें भी आप इतिहास बाकी देख लीजिए। सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं आपके विपक्ष में रहते तभी क्यों होती है? हमें विद्यादान देते हैं या उनको शादी के लिए कर देते हैं, केवल मुस्लिम बेटियों को, केवल यादव बेटियों को आप जातिवाद देखकर इसी दुष्प्रचार का नतीजा है। आप 2017 से पहले से इसी दुष्प्रचार का नतीजा है। आप गलत प्रचार करते हैं, आप हमेशा गलत प्रचार करते हैं, आपका प्रचार हमेशा झूठ बोलता है। मुस्लिम बेटियां ही नहीं, दलित भी परेशान है। मैं कहती हूँ हिंदुस्तान की महिला ही सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में। मैं एक महिला होने के बाद मैं कहती हूँ कि आप इनको शायद मालूम नहीं, इनको शायद मालूम नहीं। आप लोग कांड देख लीजिए, आप लोग कांड देख लीजिए, लेकिन राजू जी, जब सपा की सरकार थी उस वक्त भी क्राइम का ग्राफ तब भी यूपी अव्वल स्थान पर ही था और आज भी है। फर्क ज्यादा नहीं है सर। तब क्या किया था? अगर तब शायद काम किया होता तो आज समाजवादी पार्टी सरकार भी होती, ना कि बीजेपी होती। और आपके मुखिया अखिलेश यादव जी जब वो अपना पक्का छोड़कर गए, उन्होंने अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के किसी बड़े माफिया को पार्टी के अंदर आने नहीं दिया। क्या आप बात कर रहे हैं? पूरी पार्टी माफिया को भरी थी सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बात करते हैं? आपकी पार्टी में माफिया तो आपकी पार्टी में है, आपकी पार्टी में अभी प्रमुख के चुनाव में आपने देखा होगा, आपने चुनाव में देखा होगा क्या देखा जाएगा श्रीमान? आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे श्रीमान? सिफारिश की जा रही है, किया जा रहा है, आपके नेता विधायक गंदकांड करा रहे हैं, आप समाज के खुलेआम कर रहे हैं। अरे की सरकार में आपने वो दिखा भैया जो कभी प्रजातंत्र में हुआ ही नहीं था, जो कभी लोकतंत्र में हुआ ही नहीं था। आपने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी, आप लोकतंत्र की हत्या आए हैं। हमने उसको सफल करके दिखाया। मान लीजिए तकलीफ कौन अभी तक बाहर क्यों है? आपकी पार्टी के तमाम नेता जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, बताने की जरूरत नहीं। आप प्रमुख के चुनाव में क्या कहना चाहेंगे? आपने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नाराज किया, आपके खिलाफ तो बोल में जाता है, उसके अंदर से तेजी चलाने का काम करते हैं। आप केवल प्रचार टीवी है, आप केवल प्रचार टीवी है। अभी जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक गाँव से पार हो रहे गए, आपने देखा होगा विकास कार्यों में, आपने देखा होगा। मतलब सर अब यही माने ना कि आप जब चुनाव के लिए जाएंगे, लोगों के अंदर आप प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे लोगों के पास, तो आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे कि समाजवादी पार्टी में ये हुआ था, बीजेपी पार्टी में ये हुआ। मतलब यही होगा ना? हमने आपसे पूछा मुद्दे बताइए कि क्या मुद्दे होंगे, क्या तैयारी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के दौरान कार्यकाल में ये हुआ था, बीजेपी में ये हुआ, ये समस्या। हमने शिक्षा सस्ती कर दी, आज लोग पढ़ लिख कर सो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कभी नहीं कहेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। गुंडे माफिया अपने गाँव में लिखते हैं, गुंडे माफिया भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। इधर से गुंडे माफिया जाते हैं, उधर से शिक्षा हमारी सदर जारी होकर निकलते हैं। उसके मुख्य नेता प्लाट में हिलते थे। आज देखिए
आपने तरीकों के घर में बुलडोजर चलाने का काम किया है। की तो उसमें जितना ज्यादा गुंडागर्दी भाजपा सरकार में हुई है उतनी ज्यादा किसी और में नहीं हुई है। चाहे अभी हाल में उसको नहीं जाएगा उसको पत्रकारिता दैनिक भास्कर और भारत समाचार के ऊपर आपने क्या किया है? राजेश जी हमको बताइए उसमें तो जिसमें भी आप गुंडई हुई है किस तरीके से, क्या ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए उचित है? कौन सी क्या कह रहे हैं आप, दोबारा कहें। राकेश जी जो क्लास प्रमुख ने जिस तरीके से सत्ता में अपना खेल खेला है, किस तरीके की गुंडई हुई है, क्या आप आपको भाई को ताड़ा बनाने का काम करेंगे, जिनका ताड़ा बनाने का कार्य करेंगे वो आप अपने काम करते हैं। राकेश जी, लोगों ने भी देखा सर, लोगों ने भी देखा और जो अलग पार्टी के प्रत्याशी थे उनके नामांकन पर्चे फाड़ दिए गए, जबरन लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर सर। प्रजा देख रही है और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आपने प्रदेश से राजद का माहौल दिया था, हमने हमेशा लोकतंत्र की रक्षा की है, हमने हमेशा लोकतंत्र की रक्षा की है, हमने हमेशा का काम किया है। अपने दोनों तुरंत केवल एक राजी बच्चा है और आप माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सबसे ज्यादा हत्या बलात्कार कितने घोड़ा की हत्या करवा दी भारतीय जनता पार्टी में, मैं क्या बताऊँ आपको। इनको तो 2022 में जनता को क्षेत्र भी नहीं घोषणे देगी। ये कैसे चुनाव जीतेंगे ये भी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। ये चुनाव जीतने को छोड़ दीजिए, प्रजा की एक बाकी नहीं करते हैं अपनी। आप लोगों ने जो अराजकता माहौल का किया था सपा भगवान है, ये हम प्रचार करते हैं कहीं भी समाजवादी पार्टी ने नहीं फैलाई। आप समाजवादी पार्टी तो आप सरकार नहीं किया गया है, सरकार होता है उसके बाद की सरकार के सामने आप लोग को करते हैं। आज प्रदेश आप विकास की बात कभी नहीं कर पाएंगे, आप अपने के विकास की बात कभी कर ही नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री सर समय नहीं है इसलिए ना चाहते हुए ही सर समय नहीं है इसलिए चर्चा को यही समाप्त करना पड़ रहा है। आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए इसके लिए आप तीनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राकेश चौधरी, महानगर अध्यक्ष बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राजू चौधरी समाजवादी पार्टी से और ईरम आम आदमी पार्टी नेता। तो हम 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अभी से ही चढ़ने लगा है, क्योंकि सत्ता पर काबिज भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने में जुटी हुई है, सरकार बनाने का दावा करती है, तो वहीं विपक्षी दल अलग रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। शायद यही वजह है कि छोटे छोटे दल भी अब गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।